दोस्तों नमस्कार। जिस हिसाब से आजकल प्रदेश में एक संगीन मुद्दा आ रखा है और ज्वलनशील मुद्दा है, और बात कर रहे हैं हम कि शिक्षा में किस प्रकार धांधली हो रही है, विद्यालयों में किस प्रकार से धांधली हो रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष नेगी जी हैं। आशुतोष नेगी जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से एक बात सामने आ रही है कि विद्यालय में शिक्षा माफिया, तो इसके उपलक्ष्य में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा माफिया तो जिस तरह का सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने सिस्टम बना रखा है, ये क्रीप अप तो उत्तराखंड सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। पिछले 26 सालों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से कई स्कूल बंद हो गए हैं, खासतौर पर पहाड़ों के। और पहाड़ों से लोग पलायन करके देहरादून मजबूरी में अगर आ रहे हैं, तो उसमें एक प्रमुख कारण है शिक्षा, बच्चों की अच्छी शिक्षा। क्योंकि हर गार्जियन चाहता है कि उसका जीवन कैसा भी रहा हो, गरीबी में रहा हो, लाचारी में रहा हो, उसे अच्छी जॉब ना मिली हो, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कि उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ें, वेल क्वालिफाइड हों और उन्हें अच्छी नौकरियां मिलें। इस वजह से क्या हो रहा है कि देहरादून में, खास तौर पे मैं देहरादून की बात करूंगा क्योंकि सबसे बड़ा जो शिक्षा माफिया है यहीं सक्रिय है। किसी ज़माने में अच्छी शिक्षण व्यवस्था के लिए यहाँ के प्राइवेट स्कूल जो है वर्ल्ड फेमस थे, लेकिन अब ये जो है कुख्यात होते जा रहे हैं। कुख्यात इस तरह से हो रहे हैं कि अगर किताबें लेनी है तो ये पर्टिकुलर स्कूल बताता है कि आप उस दुकान में जाएंगे और लेंगे। अगर गार्जियन दूसरी किताबों का अरेंजमेंट कर लेते हैं और एक किताब उन्हें लेनी होती है, तो ये भी मना कर देते हैं कि एक नहीं मिलेगी आपको, आप पूरा सेट लेंगे। मेरे सामने इस तरह का मामला पिछले साल भी आया था, और फिर हमने जिलाधिकारी की मदद से उस बुक सेलर को फिर जो है लताड़ लगवाई थी, और फिर उसने पूरा सेट जो है, ना वो जो कह रहा था कि पूरा सेट लो, उस बात से वो हटा और उसके बाद उसने एक सिंगल किताब लेके दी गार्जियन को। लेकिन ये पूरे आदेश जो है जारी हैं, चाहे आप इनके शिक्षा मंत्री की बात करें, चाहे इनके मुख्य शिक्षा अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो, आप किसी के पास भी जाएंगे वो ये कहेगा कि हमने आदेश दिए हुए हैं कि इस तरह का जो है स्कूल फोर्स नहीं करेगा किसी को, या स्कूल से किताबें वितरित करना जोर जबरदस्ती करके नहीं होगा। लेकिन हकीकत में अगर हो रहा है तो ये जो है पूरा जो है इन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है, इसके अलावा और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। आशुतोष जी, जैसे आपने ये आरोप भी लगाए हैं कि जिस प्रकार से कोई भी विद्यालय है, कोई स्कूल है, वो एक पर्टिकुलरली एक अपना शॉप चुन लेता है कि वहीं से आपको ड्रेस मिलेंगे, वहीं से आपको किताबें मिलेंगी, और साथ में अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी हैं स्कूलों ने, जिनकी शायद से आवश्यकता बहुत कम है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो शिक्षा माफिया है ये अपने मुनाफे के लिए कार्य कर रही है, या कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कोई भूमिका है? देखिए, इसमें पूरी भूमिका जो है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन चुप बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने मौन साधा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है पैसा उन तक पहुंच रहा होगा। और एक पहलू है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। आप अगर स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ जो शिक्षक तैनात हैं वो आप समझिए कि वो भी बारगेनिंग करके कि ये कोई वेल क्वालिफाइड कोई बंदा है जो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, आप उसको, अगर वो 40,000 रुपये में पढ़ाने को तैयार है, आप उसे नौकरी नहीं देंगे, आप 20,000 वाला ढूंढेंगे। मतलब एक तरह से आपने जो है मछली बाजार बना दिया है शिक्षा को। तो जो बंदा मैथ्स पढ़ा रहा है और बेसिक जोड़ के लिए भी कैलकुलेटर निकाल रहा है, वो क्या मैथ्स पढ़ाएगा? तो ऐसे तमाम गार्जियंस मेरे पास खुद आए हैं जो कह रहे हैं कि हम इतनी मोटी फीस देते हैं, लेकिन जो मैथ्स का टीचर है या साइंस का टीचर है या इंग्लिश का टीचर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जो है खुद कैलकुलेटर लेके वहाँ पर सामान्य जोड़ नहीं कर पाता, और बच्चे फिर अपने गार्जियंस को बताते हैं, लेकिन मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। तो इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। अब इसका समाधान या तो ये है कि प्राइवेट स्कूल बंद किए जाएं, इनको कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, या दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि यहाँ पे जो शिक्षकों की तैनाती होगी वो सरकारी जो शिक्षक हैं वही पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो बर्डन पड़ रहा है अभी सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर क्या पड़ रहा है, आम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है, वो जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सेम टीचर सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएगा और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाएगा। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ जो फीस उसे पड़ रही है वो कम पड़ेगी, प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो सेम होगा।
और उस दिन मुझे लगता है कि उस दिन जो है इस शिक्षा माफिया पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा, जब एक जैसे शिक्षक प्राइवेट स्कूल में होंगे और एक जैसे शिक्षक जो है सरकारी स्कूलों में होंगे। सरकारी स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप पता करिए, आप इस पे भी जाइए, RTI लगाइए, बड़े बड़े नामी स्कूल बहुत घटिया क्वालिटी की जो टीचिंग है वो बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे मजबूरी में पढ़ रहे हैं। फिर माँ बाप क्या करते हैं, उन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन ही पड़ता है कि वो ट्यूशन लगवाते हैं बच्चों को, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जो टफ सब्जेक्ट हैं उनका ट्यूशन भी लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें सफ़र जो है गार्जियन कर रहा है और इसका समाधान तो सरकार के पास है, और सरकार अगर ईमानदार होगी तभी शिक्षा अधिकारी ईमानदार होंगे और तभी ईमानदारी से काम हो पाएगा। आशुतोष जी, हमारा अंतिम प्रश्न था, उसका आपने उत्तर पहले ही दे दिया है। हम ये पूछना चाह रहे थे क्योंकि 2027 में विधानसभा इलेक्शन है, तो अगर उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास रहा है संघर्ष के लिए उत्तराखंड के लिए, तो अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं 2027 में, तो ये आपने बता दिया कि किस प्रकार से आप इस सारी समस्या का हल करेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, ये उस समय आपकी जीत के बाद आप कौन से स्तर पर रखेंगे, इसे कितना जल्दी समाधान करने की आप पूरा प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे लिए जैसे कि अगर नंबर 1, 2, 3 हो, तो नंबर 1 पे राजधानी गैरसैंण है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आता है तो राजधानी गैरसैंण में जाएगी, और उसी के साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होती जाएंगी। जैसे ही राजधानी ऊपर जाएगी तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो शिक्षण व्यवस्था चौपट है, क्योंकि तब मंत्रियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सभी लोगों को, मुख्यमंत्री को पहाड़ों में रहना पड़ेगा, जहां शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से लोग पलायन करके देहरादून, हरिद्वार और प्लेन के इलाके में आ रहे हैं। तो शुरुआत शिक्षण व्यवस्था सही होने की राजधानी गैरसैंण से होगी, और उसके बाद हमारी रणनीति ये है कि अभी जिस तरह से एक भेड़चाल के तहत और एक तुष्टीकरण की नीति के तहत स्कूल खोल दिए गए हैं, हम क्या करेंगे कि ब्लॉक स्तर पर एक बेहतरीन कॉलेज देंगे इंटर तक का, जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी होगी, बच्चों को बस से ले जाने की सुविधा भी होगी। ये मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जैसे प्राइवेट स्कूल की बस आती है वैसे ही बस होगी, और बस जो है बच्चों को गांव के नज़दीक से पिक करेगी, उनको ले जाएगी। वहाँ पे जो है एक ही सब्जेक्ट के कम से कम 5-5 टीचर होंगे। वहाँ पे आवासीय व्यवस्था होगी, अगर किसी के बच्चे वहाँ रहना चाहते हैं, गार्जियन दूर हैं, तो आवासीय व्यवस्था भी होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, स्विमिंग पूल होगा, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में होता है इस तरह का ब्लॉक स्तर पे एक विद्यालय होगा आपका। और अगर ऐसा हम करेंगे, और उत्तराखंड में 95-96 ब्लॉक हैं, अगर 95 इस तरह के बेहतरीन कॉलेज होंगे इंटर तक के, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो स्कूल बंद नहीं होंगे। बंद इसीलिए हो रहे हैं कि आपने क्वालिटी डाउन कर दी है शिक्षा की, और उस वजह से स्कूलों में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आपके पास हाई क्वालिटी का स्कूल होगा तो नेचुरली वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक रणनीति और भी बना रहे हैं कि जैसे बड़े इन्वेस्टर हैं और स्कूल कॉलेज जो है यहाँ खोलते हैं, देहरादून में, प्लेन के इलाकों में खोलते हैं, उनके लिए कंपलसरी किया जाएगा कि उनको स्कूल चलाने का लाइसेंस यहाँ तभी मिलेगा जब एक स्कूल वो पहाड़ में खोलेंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य के सेक्टर में भी करने वाले हैं। अस्पतालों के लाइसेंस तभी मिलेंगे प्लेन के देहरादून में या हरिद्वार में या प्लेन के इलाके में, जब आप चाहे कम ही बेड का खोलें, आप सेम फैसिलिटी पहाड़ों में भी देंगे। इस तरह के बहुत क्रांतिकारी निर्णय लेंगे, लेकिन अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये तो तभी हो पाएगा जब जनता का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, वोट मिलेगा, तभी हम लोग ये कर पाएंगे। आपने हमारे साथ आशुतोष नेगी जी, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।